हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। लिखा है, सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है और छल कपट से कमाया गया धन हमेशा दुख ही दुख देता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर सत्य से आप धन कमाएंगे तो हमेशा सुख मिलेगा और छल कपट से कमाएंगे तो हमेशा आपको दुख मिलेगा। हिंदी के प्रश्नों पर बात होगी। आपके इस वीडियो में कितने प्रश्न हैं? 100 प्रश्न हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज के दिन जो है हम लोग 100 प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि हिंदी के हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को, और पेन और पेपर उठा लीजिए और एकदम इत्मीनान से जो है इनको करिए प्रश्नों को। लिखा है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मागधी या सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? ये हुई है वैदिक संस्कृत से। किससे हुई है? वैदिक संस्कृत से हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रथम देश भाषा निम्न में से कौन सी है? पेन और पेपर जरूर लेकर के बैठिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे कि आपने 100 में कितने प्रश्न सही किए हैं। और अगर आप 100 में 75 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। वैसे प्रश्न जो है काफ़ी आसान है, आपको दूसरे का जवाब बताना है। क्या होगा? लिखा है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो यह है आपकी पाली। क्या है? पाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या पाली? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? आप लोग बताएं फटाफट, क्या जवाब होगा? देखिए, संस्कृत भाषा का अपभ्रंश आपका कौन है? पाली है। कौन है? पाली है। देखिए, हिंदी भाषा का विकास क्रम आपको याद होना चाहिए। क्या क्रम है? सबसे पहले आपका आता है संस्कृत। क्या आता है? संस्कृत। फिर आता है क्या? पाली। फिर आता है प्राकृत। फिर आता है अपभ्रंश। फिर आता है अवहट्ट। ठीक है। फिर आता है आपका प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। ये जो है हिंदी भाषा के विकास का क्रम है। सबसे पहले संस्कृत आती है, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर आपका अवहट्ट, फिर आता है प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से या इनमें से किसी से नहीं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? बिल्कुल बताएं आप लोग। क्या होगा आपका जवाब? इसका ऑप्शन आपका बी सही है। क्या होगा? व्याकरण सही होगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा है, हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन या स्वतंत्र ध्वनि? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर आपके क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। अगला है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं या लिखी जाती हैं? क्या होगा? स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं व्यंजन कहलाती हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? ठीक है। क, ख, ग या फा? बताएं, निम्न में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? बिल्कुल बताएं, इसका क्या जवाब होगा? निम्न में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? देखिए, खा जो है, खा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? उर्दू भाषा से लिया गया है। अगला है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवः, अंतस्थ या अकारांत? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है?
उन्हें कहा जाता है अकारांत। क्या कहा जाता है? अकारांत। अगला प्रश्न देखना है, लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी आपको चयन करना है। देखिए, अनुच्छेद है, निम्न में से अनुच्छेद किस प्रकार से लिखा जाता है आपको बताना है। प्रश्न 9 से 13 के बीच में इसी प्रकार के प्रश्न होंगे, आपको बताना है इनमें से कौन सा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और मुझे पता है आपका जवाब आ चुका होगा। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अनुच्छेद इस हिसाब से लिखा जाता है, यानी आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, पूंजीवाद किस हिसाब से, मतलब पूंजीवाद किस प्रकार से लिखा जाता है आपको बताना है। पूंजीवाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल बताएं क्या होगा आपका जवाब। 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी वाला, पूंजीवाद इस तरीके से लिखा जाता है। अब 11वां बताना है, अंतर्निहित निम्न में से कौन सा बिल्कुल सही लिखा है। अंतर्निहित कौन सा सही होगा? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए और कमेंट करना जरूरी है। जितने भी प्रश्न सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि 100 प्रश्न हैं और 100 प्रश्न में जो है मज़ा आ जाएगी। बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीटेड होंगे और बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपने पढ़े भी नहीं होंगे। आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा, अंतर्निहित। परीक्षा तो सभी को पता होगा, परीक्षा आपका ऑप्शन डी। और षड्यंत्र कैसे लिखा जाता है? षड्यंत्र कैसे लिखा जाता है बिल्कुल आपका जवाब आ जाना चाहिए, मुझे पता है आ भी गया होगा। षड्यंत्र जो है पहला, 13वें का पहला ऑप्शन से होगा। षड्यंत्र जो है बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाता है, आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से करिए। आपको बताना है 14 से 17 प्रश्न में कि कौन सा संधि का प्रकार है। कविश्वर में कौन सा संधि का प्रकार होगा? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि? बताएं आप लोग, कविश्वर में कौन सा संधि विच्छेद होगा? इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका दीर्घ संधि। क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। क्यों? क्योंकि आ ई ऊ के पश्चात क्रमशः हर्ष या दीर्घ स्वर आ ई ऊ आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ ई ऊ हो जाते हैं, तो कवि प्लस ईश्वर। ठीक है, देखिए छोटी ई और बड़ी ई मिल करके क्या करेंगे? आपका बड़ी ई बना देंगे। ठीक है, तो यही होता है कि हस्व या दीर्घ स्वर आ ई ऊ के पश्चात क्रमशः हस्व या दीर्घ स्वर आ ई ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ ई ऊ बना देते हैं, तो आपका क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। अगला है, संसार में कौन सा संधि विच्छेद है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं? संधि विच्छेद नहीं, निम्न में कौन सा संधि है? बताएं आप लोग कौन सा संधि होगा संसार में। बिल्कुल आपको बताना है संसार में क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें होगा आपका व्यंजन संधि। क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। बिल्कुल आपका जवाब सही है, व्यंजन संधि होगा आपका। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका संधि विच्छेद जो है आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है कि संसार का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान सा है। सम प्लस सार, संसार। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा लिखा है, तन्मय में कौन सा संधि है? व्यंजन, विसर्ग, स्वर या इनमें से कोई नहीं? तन्मय में कौन सी संधि होगी? बताएं आप लोग, तन्मय में कौन सी संधि होगी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तन्मय, इसमें होगी आपकी कौन सी संधि? व्यंजन संधि इसमें होगी। क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न है, इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में कौन सी संधि है? यड़ संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि? इत्यादि में कौन सी संधि होगी? सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही आसान होता है। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? इति प्लस आदि। इत्यादि क्या होता है?
देखिए इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस आदि क्या हो जाएगा आपका, इत्यादि। ठीक है। और यड़ संधि की पहचान होती है यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या और ऊ का वा तथा री का रा हो जाता है। तो ये आपका क्या होगा, यही होगा आपका यड़ संधि। बिल्कुल आपका जवाब सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लिखा है, निम्न में आपको संधि विच्छेद का सही चयन करना है, यानी निम्न में कौन सा सही है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा बिल्कुल सही है, बताएं आप लोग। अभी तो हमारे 18 प्रश्न हुए हैं, 100 प्रश्न आपको करने हैं, मतलब अभी आपको 82 प्रश्न करने हैं। समझिए आप लोग 18 प्रश्न में परेशान हो गए तो 82 कैसे करेंगे। बिल्कुल आपका जवाब सही है, पुनः जन्म विसर्ग संधि है। अगला है, पितृ ऋण में कौन सा संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है क्या जवाब होगा। इसमें होगा आपका थर्ड ऑप्शन, पितृ प्लस ऋण, यही होगा आपका पितृ ऋण। इत्यादि का संधि विच्छेद हमने अभी आपको बताया था, आपका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। अगर गलत होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। आपका जवाब आ चुका होगा, पहला ऑप्शन सही है। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद निम्न में क्या होगा, बताएं आप लोग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, और आपका जवाब आ चुका होगा, युद्ध क्या होगा, युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर यानी युधिष्ठिर। आपका पहला ऑप्शन 21वें का सही है। अगला है, जगदीश में संधि विच्छेद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका संधि विच्छेद है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है और आप लोग जो है गलत करके आते हैं। आपको बताना है क्या होगा एकदम इसका सही जवाब, बताएं आप लोग। जगदीश का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। बिल्कुल आपका जवाब सही है, पहला ऑप्शन सही होगा, जगत प्लस ईश यानी जगदीश, पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, कनकटा का संधि विच्छेद निम्न में क्या होगा। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। कनकटा का संधि विच्छेद निम्न में क्या होगा। बी ऑप्शन सही है, कान प्लस कटा, कनकटा होता है, ना कि पहला वाला। रामायण का संधि विच्छेद निम्न में है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा आपका सही है, आपको बताना है। रामायण का संधि विच्छेद निम्न में क्या होगा, बिल्कुल बताएं। राम प्लस अयन क्या होगा, 24वें का। सी ऑप्शन आपका सही होगा, राम प्लस अयन रामायण, रामायण। अगला है, देखिए समास छांटना है। दशानन में कौन सा समास होता है। दिगु बहुब्रीहि कर्मधारय द्वंद्व, सभी को पता है, 10 आनन वाला, 10 सिर वाला अर्थात रावण, इसीलिए आपका क्या होगा, बहुब्रीहि समास। रोग पीड़ित में कौन सा समास होगा, कर्मधारय द्वंद्व बहुब्रीहि या तत्पुरुष, तो क्या होगा, रोग से पीड़ित यानी तत्पुरुष समास। प्रतिमान में क्या होगा, प्रतिमान, कर्मधारय अव्ययी बहुब्रीहि या तत्पुरुष। देखिए बिल्कुल बताना है आपको क्या जवाब होगा इसका। जैसे प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन में आपका क्या होता है, अव्यय भाव, उसी हिसाब से प्रतिमान में अव्यय भाव समास होगा, क्योंकि प्रति जो है वो अव्यय है। अगला है, वीर पुरुष में समास है, बहुब्रीहि तत्पुरुष अव्यय भाव या द्वंद्व समास, बताइए आप लोग, बिल्कुल बताएं, वीर पुरुष में कौन सा समास होगा। इसमें होगा आपका तत्पुरुष समास, क्या होगा, वीर पुरुष जो है ये होगा तत्पुरुष समास। लिखा है, सकारात्मक सोच हर समस्या का समाधान है तथा नकारात्मक सोच हर समाधान की समस्या है। बिल्कुल आपको सकारात्मक ही रहना है, नकारात्मक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो समस्या का समाधान मिल जाएगा, नकारात्मक रहेंगे तो समस्या जो है और बढ़ जाएगी। तो अगला प्रश्न है, लिखा है, अच्छा अगला प्रश्न फिर से लिखा हुआ है, कुछ लोग उस वक्त हमारा भरोसा तोड़ देते हैं जब हम उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो जो है खुद से ज़्यादा भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न आपका लिखा है,
निम्न में से कौन सा विकल्प जो है तत्सम शब्द वाला है? देखिए 29 से 33 तक आपको छांटना है तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है। पहला देखिए चांद, चंद्रमा, चंदर या चंद। तो कौन सा होगा आपका जवाब? बिल्कुल आपका जवाब आ जाना चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न, चंद्रमा होगा। छेद, डंडा, विवाह या सींग। छेद, डंडा, विवाह या सींग में कौन सा तत्सम शब्द है? विवाह होगा। क्या होगा? विवाह। हंसी, कपूर, ओज और आम। हंसी, कपूर, ओज और आम में आपका तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है? ओज। खेत, नैहर, निर्मम या कुछ में कौन सा आपका तत्सम है? 32वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? निर्मम। क्या? निर्मम। अगला प्रश्न है सुमन, नाखून, कौवा और बहाव। इसमें कौन सा तत्सम होगा? नाखून नहीं है, कौवा नहीं है, बहाव नहीं है, सुमन आपका बिल्कुल सही है, यही आपका तत्सम है। अगला है आपका तद्भव। निम्न में से आपको तद्भव शब्द छांटने हैं। कौन सा तद्भव होगा? 34 से 38 प्रश्न के बीच में। कान, नासिका, परीक्षण या कटक। तद्भव कौन है? कान है। 35 में क्या है? पीड़ा, केरा, पर्याप्त या शिल्प। पीड़ा, केरा, पर्याप्त या शिल्प। बिल्कुल आप लोग बताएं, पीड़ा, केरा, पर्याप्त या शिल्प। 35वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? क्या होगा? ये होगा पीड़ा। ठीक है। पक्षी, नृत्य, अंधेरा और पश्य में जो है आपका तद्भव कौन है? पक्षी, नृत्य और पश्य ये आपके क्या हैं? ये आपके तत्सम है। अंधेरा आपका क्या है? तद्भव है। बालिका, बेत, आज्ञा या सिद्धि। बालिका, बेत, आज्ञा या सिद्धि, क्या होगा आपका जवाब? बेत जो होगा वो आपका क्या है? तद्भव है। रक्षा, तमंचा, विरोध या शांति। रक्षा, तमंचा, विरोध या शांति में कौन सा आपका जो है बिल्कुल सही है? क्या होगा? बिल्कुल इसमें होगा आपका तमंचा। तमंचा जो होगा वो आपका जो है तद्भव है। बाकी रक्षा, विरोध और शांति जो है ये आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए 35वां प्रश्न आपको थोड़ा ध्यान देना है, गड़बड़ हो गया। लिखा है पीड़ा, केरा, पर्याप्त या शिल्प। इसमें आपका तद्भव कौन होगा? समझ में ही आ रहा था केड़ा, लेकिन जो है जहाँ मैंने आप मतलब आंसर इसका देखा था वहाँ गड़बड़ था। आपका ऑप्शन बी इसमें सही होगा। बाकी आपका 39वां प्रश्न लिखा है परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? योग, रूढ़, रूढ़, यौगिक या संकर। बताएं आप लोग, परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? योग, रूढ़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग, रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है। देखिए बनावट या रचना के आधार पर आपके 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके यानी जिनको तोड़ा ना जा सके वो आपके क्या होते हैं? वो रूढ़ शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे क्या होता है? दिन, घर, मुंह। ठीक है। और आपका दूसरा प्रकार होता है यौगिक। यौगिक शब्द कैसे होते हैं? देखिए यौगिक शब्द होते हैं, देखिए यौगिक का अर्थ होता है योग, मेल से बने हुए शब्द। यानी जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिल करके जो शब्द बना होता है वो आपका यौगिक कहलाता है। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या प्लस आलय। ठीक है। तो यानी जो जोड़ करके बने हों वो आपके यौगिक कहलाते हैं। और योग रूढ़ वे यौगिक होते हैं। देखिए योग रूढ़ वे शब्द हैं जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ जो है एक विशेष अर्थ होता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर जैसे हमारे पास गणेश जी। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से आपको बेमेल शब्द छांटना है। कैसा शब्द छांटना है? बेमेल शब्द। शारीरिक, दैहिक, मानसिक या आदि। देखिए बेमेल शब्द आपको छांटना है, आदि आपका बेमेल शब्द है। और अगला प्रश्न है घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे। घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे में कौन सा असंगत है? सभी को पता है घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे जो है ये सब मेल खा रहे हैं। सिर, शीश, मस्तक और शीश में कौन सा बेमेल है? बताएं आप लोग। इसका जवाब आपका मस्तक होगा। बाकी सिर, शीश और शीश ये मेल खा रहे हैं। निगाह, दृष्टि, नेत्र और नजर में कौन सा बेमेल है? निगाह, दृष्टि, नजर ये तो एक जैसे हैं, नेत्र आपका अलग है।
समस्या, जटिलता, कठिनाई और खेद, कौन सा अलग है इसमें? कौन सा जो है अलग है? सभी को पता है खेद है। समस्या, जटिलता और कठिनाई बात एक ही है। पर्यायवाची शब्द बताना है। स्वर्ग का पर्यायवाची होगा नरक, ब्रह्मांड, यमलोक या दौ। बिल्कुल बताएं, स्वर्ग का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? चौथा ही ऑप्शन सही है, जिस पर मैंने गोला कर दिया था। अगला है कुबेर का पर्यायवाची निम्न में से क्या है? मैंने आपको काफी बार बताया कि नरेश, कोविड-19, धनाधिप या राजा राज। बताएं आप लोग 46वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कुबेर का कौन सा होगा? ये होगा आपका धनाधिप। क्या होगा? धनाधिप होगा। रात्रि का पर्यायवाची है छपा, तमीचर, अमा या विभावरी। रात्रि का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? आपको बताना है फटाफट। और सभी को पता है क्या है? विभावरी होता है। क्या होता है? विभावरी होता है। भागीरथी का पर्यायवाची सरिता, गंगा, यमुना या निर्झरणी। भागीरथी का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? सभी को पता है, और मैंने कहा था बहुत सारे प्रश्न आपको आसान मिलेंगे। गंगा। विद्युत का पर्यायवाची निम्न में क्या है? गर्जन, दामिनी, चमक या पयोद। सभी को पता है दामिनी होगा। अगला है विलोम शब्द छाटने हैं, थोड़ा ध्यान से छाटिएगा। ये मत सोचिएगा कि मुझे विलोम शब्द आते हैं, हाँ ऐसे लगा देंगे और काम चल जाएगा ना, ऐसे प्रश्न नहीं है। सामंजस्य का विलोम शब्द होगा विवाद, कलह, संताप या द्वेष। बताएं, सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होगा? सामंजस्य का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? सभी को पता है विवाद होगा। क्या होगा? विवाद। अगला है ओजस्वी का विलोम शब्द निम्न में से है निराभिमानी, निडर, यशस्वी या निस्तेज। क्या होगा? निस्तेज होगा। क्या होगा भैया? निस्तेज आपका विलोम शब्द सही है। अगला है पराक्रम का विलोम शब्द निम्न में से है भीरुता, दुविधा, आलस्य या दुर्बलता। पराक्रम का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? क्या होगा बताएं आप लोग। पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है या तीसरा सही है? आपका पहला ऑप्शन भीरुता जो है सही है। मैंने आपसे कहा था थोड़ा ध्यान से जवाब दीजिएगा। हर्ष का विलोम शब्द निम्न में से है अप्रसन्नता, शोक, विषाद या दुख। हर्ष का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? ये आपका क्या होगा? विषाद होगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? थर्ड वाला। अगला है क्रोध का विलोम शब्द निम्न में है कृपा, आशीर्वाद, क्षमा या सहयोग। क्रोध का विलोम शब्द क्या होता है? क्रोध अपना कम करिए और अपनी कृपा बरसाइए, यानी आपका ऑप्शन पहला सही है। उत्तेजित का विलोम शब्द है कठोर, शांत, संदिग्ध या उद्वेलित। उत्तेजित का क्या होगा? सभी को पता है शांत होगा। रंक का विलोम शब्द है बलवान, धनवान, किसान या मजदूर। रंक का विलोम शब्द क्या होगा? रंक मतलब बिल्कुल कंगाल और धनवान। बिल्कुल। अगला प्रश्न लिखा है, अच्छा एक आपका 57 नंबर का प्रश्न गायब हो गया, अभी मैं आपको प्रश्न पूछे लेता हूँ। ठीक है, 57 नंबर का आपका प्रश्न है, लिखा है वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो कहलाएगा दत्तक, ठीक है, अंकित, या तीसरा औरस, या चौथा रहतुआ। रहतुआ। तो बताएं जिसे गोद लिया गया हो वो क्या होगा? दत्तक, अंकित, औरस या रहतुआ। आपका जवाब मुझे पता है क्या होगा, दत्तक होगा। बिल्कुल सही जवाब है। यह आपका 57 नंबर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके लिए लिखा है जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, आशुतोष, दम्भी, दुराध्य, दुराध्य, दुराराध्य, क्रोधी। बिल्कुल बताएं क्या होगा? जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, दुराराध्य। आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा। बाकी जिसको जल्दी प्रसन्न किया जा सके वो आशुतोष। आशुतोष का पर्यायवाची किसका होता है? किसका होता है कोई बता सकता है? भगवान भोलेनाथ का। जय शिव शंकर। पाप करने के पश्चात स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रताड़ना या इनमें से कोई नहीं। पाप करने के पश्चात स्वयं को दंड पाना प्रायश्चित कहलाता है। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य, दुसाध्य, क्लिष्ट या अशोच। क्या होगा? जिसका इलाज ना हो सके क्या होगा? ये होगा आपका असाध्य। जो धन को व्यर्थ
वह करता है कहलाता है कृपण मितव्ययी अल्पव्ययी अपव्ययी। क्या होगा जवाब आपका? कृपण होगा, मितव्ययी होगा, अल्पव्ययी होगा या अपव्ययी होगा? क्या होगा? अपव्ययी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो काम ना करना चाहे होगा आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य, ठीक है, या दुष्कर। बताएं, जो काम ना करना चाहे, 65वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बिल्कुल ये होगा अकर्मण्य। जिसे ना देख सके, ना सुन सके, ना छू सके होगा निराकार, निर्गुण, अदृश्य, अगोचर। बिल्कुल बताएं आप लोग क्या जवाब होगा? इसका होगा अगोचर। देखिए, आपको बताना है वाक्य के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित करना है। लिखा है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। में कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं? मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ये आपका कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। आपका सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला प्रश्न, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। में कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, प्रश्न जो है हल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रचना के आधार पर आपके 3 प्रकार होते हैं वाक्य के: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, आपको एकदम समझा दूंगा, यहीं पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये आपका है मिश्रित वाक्य। अगला है, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और। क्या होगा इसका जवाब? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल आपका जवाब सही है। थोड़ा सा जवाब दिमाग लगाएंगे तो जवाब आ जाएगा। मिश्रित वाक्य है। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिता हैं। कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल मिश्र वाक्य होगा। क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए, सरल वाक्य वे क्या होते हैं? मतलब जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे मुकेश पढ़ता है। ठीक है, और संयुक्त वाक्य आपके क्या होते हैं? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों द्वारा, जैसे और, एवं, तथा या अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि जैसे, मतलब ऐसे शब्द हों, जैसे नहीं मैंने अभी आपको बताया, और जुड़ा हो, एवं जुड़ा हो, तथा जुड़ा हो, या जुड़ा हो, अथवा जुड़ा हो, इसलिए हो वाक्य में, अतः, फिर भी, तो, नहीं, नहीं तो, किंतु, परंतु, ये सब जुड़े हों तो मान के चलिएगा आपका संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन मिश्रित वाक्य में क्या होता है? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, तथा जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि जैसे शब्द जुड़े हों तो आपका क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है, इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप समझ गए। अगला प्रश्न हमारा लिखा है, सत्संग करो सदाचारी बनो। सत्संग करो सदाचारी बनो में कौन सा होगा? इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक, या संकेतवाचक? बताएं आप लोग। बिल्कुल इसमें आपका जवाब होगा, क्या होगा? सत्संग करो सदाचारी बनो। क्या होगा आपका जवाब? क्या होगा आपका जवाब? बताएं आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको बता दिया है। और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बिल्कुल आज जो है लाइव नहीं जुड़ पाया क्योंकि नेटवर्क का इशू था, लेकिन आपके प्रश्न आपके सामने होने चाहिए, मैं ऐसा सोच रहा था और प्रश्नों को मैं आपके सामने ले आया हूँ। बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका? इसका होगा विधिवाचक। अगला है, प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। में होगा कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या संयुक्त वाच्य? बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका? 69 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें होगा संयुक्त वाच्य। अगला है,
लिखा है शुद्ध वाक्य आपको इसमें से ढूंढना है। वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। तो बताएं आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्या होगा? वह दंड देने के योग्य है। अगला है भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जाति है। तो आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा इसमें, बताएं आप लोग। तो 71वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 71वें का बी सही है, भारत में अनेक जातियां हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो 72वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सभी को पता है, बहुत ही बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन थर्ड सही है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ना कि बच्चे को काट कर फल खिलाओ। अगला है उसे उत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। तो क्या होगा आपका जवाब? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको बताना है इसका क्या जवाब होगा। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, नहीं आशंका होगा। उसे उत्तीर्ण नहीं अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। उत्तीर्ण इसलिए निकल रहा है क्योंकि जो है पास होना अच्छी बात होती है, फेल होना नहीं। इसी वजह से आपका ऑप्शन कौन सा सही है? 73वें का बी। 74वां है कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर कल आए, पाठ पढ़कर आइए कल, कल पाठ पढ़कर आइए कल। बिल्कुल आपका जवाब आ जाना चाहिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या होगा आपका जवाब? कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर कल आए, पाठ पढ़कर आइए कल, कल पाठ पढ़कर आइए कल। कौन सा आपका जवाब सही है? 74वें का है, कौन सा सही है? 74वें का बताएं आप लोग कौन सा सही होगा? बी वाला, पाठ पढ़कर कल आए। अगला प्रश्न है 75 से 85 तक आपका मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? देने से इनकार कर देना, अपमान करना, हंसी उड़ाना, धोखा देना। सभी को पता है अंगूठा दिखाना यानी देने से मना कर देना। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। बताएं, अंधे के हाथ बटेर लगना ये होगा भाग्य से वस्तु मिल जाना। अगला है आंख लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। आंख लगाना मुहावरे का निम्न में से क्या अर्थ होगा? आंख लगाना नहीं, आंख लगना। देखिए क्या पढ़ रहे हैं। आंख लगना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? नींद आना, कहेंगे आंख लग गई थी। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है कुछ निर्णय ना कर पाना, मूर्ख होना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, इनमें से कोई नहीं। औंधी खोपड़ी यानी मूर्ख। कान का कच्चा होना, कम सुनने वाला, बहरा, कोई बात सुनकर उसे पचा ना सकने वाला, शीघ्र विश्वास करने वाला। कान का कच्चा होना क्या अर्थ होगा? 79 का बिल्कुल शीघ्र विश्वास करने वाला। अगला है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना, अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना इसका अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। आ बैल मुझे मार मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, छेड़छाड़ करना, किसी को भी गाली देना, बैल के सामने बैठ जाना। आ बैल मुझे मार मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर मतलब मुसीबत में पड़ना। ढाक के वही 3 पात होना, यत्नपूर्वक रखना, सदा एक सा, ऊट पटांग काम करना, अनुरूप बनाना। ढाक के वही 3 पात होना। क्या होगा आपका जवाब? बिल्कुल आपका जवाब सही, सदा एक सा रहना। अगला है 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझटों में फंस जाना। 99 के चक्कर में 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लग जाना। अगला है हथेली पर सरसों नहीं जमती का क्या अर्थ है? सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता।
सफलता समय पर आती है, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। हथेली पर सरसों नहीं जमती, आपका ऑप्शन बी सही होगा। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। अगला है हींग लगे ना फिटकरी। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए। क्या होगा इसका अर्थ लोकोक्ति का? बिना मेहनत के फल पाना, मुफ्त में काम करने की इच्छा, साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना, इनमें से कोई नहीं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए। क्या होगा आपका जवाब? हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, बिना मेहनत के फल पा लेना। ऐसा कभी होता ही नहीं है। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला है निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या विभत्स रस? निम्न में से किसे रसराज कहा जाता है? सभी को पता है श्रृंगार रस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लिखा है छंद पहचानना है। क्या पहचानना? छंद। लिखा है जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। में कौन सा छंद है? दोहा, रोला, बरवै या हरगीतिका? बताएंगे आप लोग इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा रोला। क्या होगा? रोला। अगला है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। क्या होगा? दोहा, चौपाई, सवैया या कवित्व? बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका? दोहा, चौपाई, सवैया या कवित्व? इसमें होगा आपका दोहा। दोहा में आपको पता है प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। अगला है, बताना है आपको अलंकार। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तरा घट उषा नागरी। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या उपमेयोपमा? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तरा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा आपका कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है आपका? रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार होता है। बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखिएगा। उपमेय में उपमान का आरोप जो है रूपक अलंकार होता है। अगला, फूले कास सकल महि छाही, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, श्लेष। क्या होगा? फूले कास सकल महि छाही, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। देखिए जनु मानव, देखिए मनो मानव मनहु जानो जनु जनहु, जहाँ पर होगा वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है, या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। क्या होगा? रूपक, यमक, उपमा या उत्प्रेक्षा? बताएं आप लोग। या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी में कौन सा अलंकार होगा? बिल्कुल आप लोग बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या होगा इसमें? बिल्कुल आपका जवाब सही है। क्या है? बिल्कुल बिल्कुल इसमें होगा आपका कौन सा? जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो रही हो लेकिन उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, आपका यमक अलंकार होगा। क्या होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है। अगला प्रश्न लिखा है, रचनाएं हैं। गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? सभी को पता है, मुंशी प्रेमचंद जी की। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र गांधी या केशवदास जी की? बताएं। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? यह है रामधारी सिंह दिनकर जी की। चित्रलेखा किसकी रचना? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या अमृतलाल नागर? चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा जी की। अगला है, यामा, सभी को पता है किसकी? मीराबाई की। मीराबाई की है, महादेव वर्मा की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, सुमित्रानंदन पंत महादेव वर्मा जी की है। गीतांजलि किसकी है? प्रेमचंद जी की, महादेव वर्मा की। रविन्द्रनाथ टैगोर की या कल्लड़ की? यह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि से किसे जो है मतलब किसे दी गई है? काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे प्रदान की गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त या हरिओध जी? बताएं आप लोग। 97 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बिल्कुल किसे दिया गया है? मैथिली शरण गुप्त को। लिखा है बच्चन ने। बच्चन यानी हरिवंश राय बच्चन जी है, अमिताभ बच्चन नहीं है। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों
की वाणी किस कृति में दी है? प्रणय पत्रिका, आरती और अंगारे, मधुबाला, मधुशाला, धार के इधर उधर। क्या होगा आपका जवाब? इसमें होगा प्रणय पत्रिका। ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम को बताइए। जाकी रही जैसी भावना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरधरदास। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी जिसकी जैसी भावना है उसी प्रकार से जो भगवान को देखेगा, तुलसीदास जी। अगला है, कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा या बघेली। देखिए 100 प्रश्न होने वाले हैं और इसमें होगा आपका मैथिली। देखिए एक बात लिखी है, लिखा है, मनुष्य द्वारा किया गया अच्छा व्यवहार उसे ताकत देता है और दूसरों को भी अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको अच्छा व्यवहार करना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पढ़ाई हमेशा जो है एकदम अच्छी नहीं होती है, पढ़ाई हमेशा बोरिंग टाइप की होती है। और अगर आप बोरिंग टाइप से नहीं, मतलब बोरिंग टाइप की होती है, मतलब वही घिसा पिटा रास्ता होता है कि किताबों से पढ़िए और लिखिए, नोट्स बनाइए, वही होता है। ये नहीं जो है कूद कूद कर पढ़ा देंगे और आपको आ जाएगा, कभी आप पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एक दिन वो आपको याद रहेगा, दूसरे दिन आप भूल जाएंगे, लेकिन आपको एक गंभीरता से जब आप पढ़ेंगे तो बात अलग होती है। 100 में कितने प्रश्न सही करें ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।